और आज फिक्र की शुरुआत दिल्ली की एक ऐसी खबर से जिसमें सियासी आग बहुत है। दिल्ली में चुनाव से पहले वोट के बदले नोट वाले आरोप पर सियासी चिंगारी भड़की हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस कथित नोट कांड पर सुबह से राजनीतिक क्लेश चल रहा है। असल में इस विवाद का सेंटर है बीजेपी नेता परवेश वर्मा का सरकारी घर। नई दिल्ली इलाके में परवेश वर्मा का यह सरकारी आवास 20 विंडसर प्लेस के नाम से जाना जाता है। इसी नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ते रहे, लेकिन केजरीवाल ने परवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सरकारी आवास पर आसपास की झुग्गी बस्तियों में रहने वाली गरीब महिलाओं को बुलाया गया, उनके वोटर आई कार्ड चेक किए गए और इसके बाद एक फॉर्म भरवाया गया और हर महिला को एक लिफाफे में 1100 रुपए नकद दिए गए। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि इन महिलाओं को ये नोट दिल्ली में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट की गारंटी के बदले में बांटे गए। परवेश वर्मा पर अरविंद केजरीवाल की ओर से यह गंभीर आरोप लगाते ही आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड बीजेपी पर हमलावर हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि बीजेपी वोटर कार्ड देखकर पैसे बांट रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। आतिशी ने बाकायदा इस आरोप से जुड़ी एक तस्वीर भी साझा की। ईडी सीबीआई से परवेश वर्मा के घर छापा मारने की अपील की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, कहा कि चुनाव आयोग की नाक के नीचे बीजेपी खुलेआम इतनी बड़ी धांधली कर रही है। चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि वो तुरंत एक्शन ले, परवेश वर्मा के पूरे घर को सील किया जाए। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी करारा जवाब दिया गया। परवेश वर्मा खुद मीडिया के सामने आए, पैसे देने की बात उन्होंने मानी और सफाई में कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान नाम की हमारी एक संस्था है जो जरूरतमंदों की मदद करती है। दिल्ली में बहुत सी महिलाओं को सरकारी मदद नहीं मिल पाती, उन महिलाओं को संस्था मदद पहुंचाती है। इन्हें जो भी पैसे दिए गए हैं मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि हमारे नेता को बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल घिनौनी साजिश रच रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने TV9 से बातचीत में कहा कि ना तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, ना ही आचार संहिता लगी। उससे पहले केजरीवाल का इस तरह का बेबुनियाद आरोप उनकी हताशा को दर्शाता है। फिक्र के हमारे जितने भी फैंस इस वक्त ये खबर देख रहे हैं, उन्हें हम सबसे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जुबानी बॉक्सिंग वाली पॉलिटिकल रील दिखाते हैं और इसके बाद आपको परवेश वर्मा के घर से TV9 भारतवर्ष की पड़ताल भी दिखाएंगे। कि चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला ले, जो मर्जी शोर मचा ले, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूं। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी, ये मेरा उनसे वायदा है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको अब पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई CM का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। चुनाव आ गया तो संस्था का अभियान चल रहा है। कभी इसके पहले आपने इनकी संस्था का ये अभियान देखा? कभी सुना ये अभियान आपने? किसी भी तरीके से आप वोटर्स को रुपया नहीं बांट सकते। हार उनको दिखाई दे रही है। 3 बार विधायक रहने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से आंखें चुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नई दिल्ली की जनता के लिए काम कुछ किया नहीं है। आप लोगों को साथ आज लेके चलेंगे और जिन जिन लोगों को पैसे मिले उनके बाइट ले लेना। सारे मीडिया को साथ लेके चलेंगे। बस्तियों में बांटे हैं खुलेआम। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा मैं, वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं कि हजार रुपए देके गए हैं ये लोग। और परवेश वर्मा की संस्था वाली सफाई पर केजरीवाल ने फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उन्होंने परवेश वर्मा को देशद्रोही बताते हुए दिल्ली की महिलाओं से हर रोज उनके घर जाकर पैसे लेने को कहा और पैसे लेकर भी बीजेपी को वोट ना देने की अपील की। सूत्रों से खबर है कि आम आदमी पार्टी परवेश वर्मा के खिलाफ आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। बीजेपी ने भी कानूनी तरीके से जवाब देने की बात कही है, यानी मुद्दा दोनों ही ओर से गर्म है। मगर जिन महिलाओं को पैसे मिले उन्होंने हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा को क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए।
संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आप लोगों को साथ आज लेके चलेंगे और जिन जिन लोगों को पैसे मिले उनके बाइट ले लेना। सारे मीडिया को साथ लेके चलेंगे, बस्तियों में बांटे हैं खुलेआम। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा मैं, वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं कि 1000-1000 रुपए देके गए हैं ये लोग। तो दिल्ली की राजनीति में आज एक और मुद्दा सियासी कलह का कारण बन गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना लागू करने का दावा किया है। सोमवार से इन दोनों ही योजनाओं के तहत लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी लगातार हो रहा है। महिला सम्मान योजना में 18 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 दिए जाएंगे। चुनाव के बाद रकम बढ़ाकर 2100 कर दी जाएगी। जबकि संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के अस्पतालों में बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराए जाने का वादा किया है। लेकिन आज आपके इन दोनों वादों पर दिल्ली सरकार ने ब्रेक लगा दिया। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अखबारों में विज्ञापन देते हुए जनता को सावधान किया और नोटिस जारी करते हुए कहा कि एक राजनीतिक दल की ओर से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए मासिक देने का जो वादा किया जा रहा है, विभाग की ओर से साफ किया जाता है कि दिल्ली सरकार की ओर से ऐसी किसी योजना को अब तक नोटिफाई तक नहीं किया गया है। दिल्ली की जनता ऐसे वादों पर भरोसा ना करे क्योंकि ये भ्रामक है। महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसी किसी भी देनदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग के इस नोटिस की तर्ज पर ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने भी अखबारों में विज्ञापन दिया और जनता से अपील की कि दिल्ली सरकार संजीवनी नाम की कोई स्कीम नहीं चला रही है। कार्ड बनाने के नाम पर लोगों को अपनी निजी जानकारी नहीं देनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि दिल्ली में आपके इन दो ऐलानों के बाद ही अब तक करीब 13 लाख महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि करीब 1.5 लाख बुजुर्गों ने संजीवनी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली सरकार में तो आम आदमी पार्टी बैठी है, आम आदमी पार्टी की ओर से दोनों योजनाएं लाने का वादा किया गया है, फिर दिल्ली सरकार की ओर से ही ऐसी किसी भी योजना को फर्जी बताकर खारिज भी कर दिया गया। आखिर यह कैसे संभव है? तो ये राजनीति भी आपको समझाते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली सरकार के विभागों की ओर से ऐसे नोटिस के पीछे दिल्ली के एलजी का हाथ बता दिया। यह भी कहा कि आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कुछ अफसरों पर बीजेपी ने दबाव बनाकर गलत सूचनाएं छपवाई। विभागों की ओर से जारी नोटिस गलत हैं, हम एक्शन लेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि विभाग के अफसरों पर कार्रवाई होगी। जनता बीजेपी की ओर से फैलाए गए झूठ पर विश्वास नहीं करेगी। जवाब में बीजेपी की ओर से सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर आरोप लगाए कि केजरीवाल फर्जी योजनाओं के बहाने दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल की सभी योजनाएं फर्जी हैं और उन्होंने केजरीवाल को फर्जीवाल कहा है। यानी आम आदमी पार्टी के इन दो वादों पर दिसंबर की सर्दी में भी राजनीति खोलने लगी। तीनों ही प्रमुख पार्टियों में भारी क्लेश हो गया। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। उसके बावजूद
भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। 2100 रुपये की कोई योजना कागजों में नहीं है, कैबिनेट में कोई अप्रूवल नहीं है, संजीवनी नाम की योजना की आज तक चर्चा नहीं हुई है। तो जो योजना दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं, तो उसका ढोल पीटने का क्या मतलब है? कुर्ता फाड़ रहे हैं जब से ये योजना लागू हुई है, तो मैं उनको कुर्ता भेंट कर सकता हूँ। कुर्ता मत फाड़ो भाजपाइयों, ये योजना लागू होगी। जिसने एडवर्टीजमेंट निकाला है कि जनता के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट है, भाजपा नहीं है। देखो, अरविंद केजरीवाल वो नियमों को मानता नहीं है, मगर जानता जरूर है। उनको पता चल चुका है कि आतिशी फंस गई। और ऐलान के बाद अब बात किताब की, एक ऐसी किताब की बात जिसे दुनिया की सबसे विवादित किताबों में एक माना गया, जो 36 साल पहले जब प्रकाशित हुई थी तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था और भारत में इसके आयात और वितरण पर बैन लगा दिया गया था। यह किताब है द सैटेनिक वर्सेस, जिसके लेखक है सलमान रश्दी। यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इस नॉवल के पब्लिश होने के करीब 4 दशक बाद आज हम इस किताब की बात क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब भारत में इस किताब पर 36 साल से लगा प्रतिबंध खारिज हो चुका है और अब पहली बार यह विवादित किताब बुक स्टोर पर खुलेआम बिकनी शुरू हो गई है, जिस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। द सैटेनिक वर्सेस पर हम बीते 36 वर्षों के पूरे इतिहास को स्कैन करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1988 में। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी की यह किताब 26 सितंबर 1988 को इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। किताब में पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखे होने का आरोप लगा। दुनिया भर में कई इस्लामिक देशों ने इसे ईश निंदा माना, जिसके बाद भारत में भी किताब पर बैन की मांग हुई। इसे लेकर बाकायदा राजनीति भी हुई और 5 अक्टूबर 1988 को राजीव गांधी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। यह प्रतिबंध भारतीय वित्त मंत्रालय ने इंडियन कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत लगाया था। यह सेक्शन सरकार को अधिकार देता है कि वो कुछ वस्तुओं के आयात या निर्यात और वितरण पर प्रतिबंध लगा सके, जैसे कि किताबें जिनके बारे में वो मानते हैं कि देश की सुरक्षा, नैतिकता या अन्य सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक हो सकती है, तो वो उनके आयात या निर्यात पर रोक लगा सकती है। हालांकि द सैटेनिक वर्सेस की कॉपी अगर किसी के पास हो तो उसे रखने पर प्रतिबंध नहीं था। समझने वाली बात यह है कि भारत में यह किताब प्रकाशित नहीं हुई थी और इसके आयात और वितरण पर रोक लग गई थी, इसलिए यह किताब सीधे पाठकों तक अब 36 साल बाद पहुंच पाई है। द सैटेनिक वर्सेस के इतने वर्षों बाद भारत में प्रतिबंध मुक्त होने की कहानी भी दिलचस्प है। इसको लेकर सरकार ने ना तो कोई नया आदेश दिया और ना ही पुराना आदेश वापस लिया है, बल्कि यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रतिबंध से जुड़ा पुराना आदेश सरकारी रिकॉर्ड में गायब हो गया। ध्यान से सुनिए। दरअसल कोलकाता के रहने वाले संदीपन खान ने 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट में किताब पर बैन के खिलाफ याचिका दायर की। उनका दावा था कि किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतिबंध के आदेश का नोटिफिकेशन नहीं है। सुनवाई के दौरान भी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारी बैन का आदेश दिखा नहीं पाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने पुराने आदेश को गायब मानते हुए द सैटेनिक वर्सेस से इंपोर्ट बैन हटा लिया। हालांकि इंपोर्ट बैन हटने के बाद भी यह सवाल था कि विवाद और हिंसा के इतिहास को देखते हुए भी क्या कोई प्रकाशक और बुक सेलर इस किताब को प्रकाशित करने और बेचने की हिम्मत जुटा पाएगा। लेकिन अब यह किताब इंपोर्ट होकर बुक स्टोर्स पर खुलेआम बिक रही। सलमान रश्दी का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन अब वो ब्रिटेन में रहते हैं। इस किताब की वजह से वो लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। साल 2022 में ही न्यूयॉर्क में उन पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उनकी एक आंख चली गई थी। हालांकि रश्दी ने द सैटेनिक वर्सेस पर लगे ईश निंदा के आरोपों को हमेशा गलत बताया। जब भारत में इस किताब पर बैन लगा, तब भी सलमान रश्दी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक खुला पत्र लिखा था, जो 19 अक्टूबर 1988 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। उन्होंने लिखा था कि प्रिय राजीव गांधी, दुनिया भर के कई लोगों को यह अजीब लगेगा कि यह वित्त मंत्रालय है जो यह तय करता है कि भारतीय पाठक क्या पढ़ सकते हैं और क्या नहीं। यह पुस्तक 2-3 राजनेताओं, संसद सदस्यों की वजह से प्रतिबंधित की गई। इन्हें मैं चरमपंथी, यहां तक कि कट्टरपंथी कहने में संकोच नहीं करता। उन्होंने मेरे नॉवल को निशाना बनाया, मुझ पर हमले किए। भारत को इस तरह की चीजों के आगे झुकना नहीं चाहिए था। यह बहुत परेशान करने वाली बात है। यह एक स्वतंत्र समाज के व्यवहार का सही तरीका नहीं है और इससे भारतीय लोकतंत्र हंसी का पात्र बनता जा रहा है। सलमान रश्दी के इस विरोध के बाद भी द सैटेनिक वर्सेस पर बैन जारी रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही इस किताब के विरोध में भारत और पूरी दुनिया में उस वक्त हुई हिंसा।
फरवरी 1989 में विरोध प्रदर्शन के दौरान मुंबई में 12 लोग मारे गए। वहीं कश्मीर में 3 लोगों की जान चली गई थी। इस तरह कई देशों में हुई हिंसा में 59 लोग मारे गए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खमनेई ने खिताब के प्रकाशक और रश्दी को मारने तक का फतवा जारी कर दिया था। ईरान के खोरदाद फाउंडेशन ने रश्दी की हत्या के लिए करोड़ों डॉलर का इनाम रखा था। द सैटेनिक वर्सेस का जापानी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वही इटालियन में अनुवाद करने वाले व्यक्ति पर हमला हुआ था। सलमान रश्दी की इस किताब को लेकर कई इस्लामिक और पश्चिमी देशों में टकराव की स्थिति बनी। ईरान और ब्रिटेन के राजनयिक संबंध तक खत्म हो गए थे। बस इसी खूनी इतिहास की वजह से द सैटेनिक वर्सेस पर भारत में 36 साल इंपोर्ट बैन रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देश के उन करोड़ों लोगों की फिक्र करते हैं जो आकर्षक विज्ञापनों में दी जाने वाली गारंटी से प्रभावित होकर अपना बीमा करवाते हैं और सोचते हैं कि गाढ़े वक्त में यही बीमा उनके और परिवार के काम आएगा, लेकिन अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अब इंश्योरेंस से जुड़ी ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके आंकड़े आपको परेशान कर देंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जरूरत पड़ने पर आपका क्लेम पास होगा भी या नहीं। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण यानी IRDAI ने क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें यह बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जैसे बीमा में कितना क्लेम पास किया जाता है और कितना रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी नहीं पास किया जाता। और इसमें खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने, स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम रिजेक्ट किए, जो वर्ष 2022-23 से 19% ज्यादा है। 2022-23 में 21,861 करोड़ रुपए के क्लेम स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने खारिज किए थे। सोचिए, आप इन कंपनियों को मोटी रकम देते हैं ताकि आप जिंदगी में आई किसी चुनौती का सामना कर सकें, लेकिन जिस रफ्तार से क्लेम रिजेक्शन रेशियो बढ़ रहा है वो चिंताजनक है और ये हर परिवार के लिए परेशानी की बात है। अब आपको बीमा कंपनियों की एक और सच्चाई दिखाते हैं। ये एक ऐसा मजाक है जो आपके साथ ही किया जा रहा है और आप इससे बेखबर हैं। ये कंपनियां छप्पर फाड़ कलेक्शन कर रही हैं, धड़ाधड़ पॉलिसी पर पॉलिसी जारी किए जा रही हैं, लेकिन जब क्लेम को पास करने की बात आती है तो पॉलिसी धारकों को बड़े प्यार से सॉरी बोलकर यह कह दिया जाता है कि उनका क्लेम पास नहीं हो सकता। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में बीमा कंपनियों ने 36 करोड़ 51 लाख पॉलिसी जारी की, 11,19,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला गया, लेकिन जब क्लेम पास करने की बात आई तो सिर्फ 7,66,000 करोड़ रुपए के क्लेम पास हुए, जबकि 3,53,000 करोड़ के दावे किसी न किसी वजह से खारिज कर दिए गए। इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम रेशियो वाली इस रिपोर्ट में अलग अलग तरह के इंश्योरेंस से जुड़े आंकड़े बताए गए। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में कितना प्रीमियम आया और कितना क्लेम पास हुआ, इस पर गौर करिएगा। जीवन बीमा यानी वो इंश्योरेंस जो किसी दुर्घटना और मृत्यु की स्थिति में आपके परिवार को आर्थिक तौर पर मदद देता है, वर्ष 2023-24 में इसी जीवन बीमा में 8,29,000 करोड़ का प्रीमियम आया, जबकि क्लेम पास किए गए 5,77,000 करोड़ रुपए के। जनरल इंश्योरेंस यानी वो बीमा जो आपको संपत्तियों के नुकसान को लेकर सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे फायर इंश्योरेंस या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। वित्त वर्ष 2023-24 में जनरल इंश्योरेंस में 1,72,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया गया, जबकि क्लेम पास किए गए सिर्फ 1,01,000 करोड़ के। उधर हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा में वित्त वर्ष 2023-24 में 1,16,000 करोड़ के प्रीमियम की वसूली की गई, लेकिन क्लेम पास किया गया 88,000 करोड़ रुपए का, जबकि बाकी के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। और जिनके क्लेम रिजेक्ट हुए उनमें वो लोग शामिल थे जो आपकी तरह, हमारी तरह हर महीने या हर साल सही समय पर प्रीमियम देते थे और उन्हें उम्मीद थी कि इसका फायदा उन्हें किसी मुश्किल परिस्थिति में मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे हम आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI की इस रिपोर्ट का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा भी बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बड़ी प्राइवेट कंपनियों से इंश्योरेंस लिया होगा, क्योंकि आपको ही लगता होगा कि क्लेम सेटलमेंट के मामले में प्राइवेट कंपनियां स्मूथ हैं, सरकारी कंपनियों से बेहतर होती हैं, जल्दी क्लेम पास होता है। या फिर बहुत सारे लोगों ने बड़ी कागजी प्रक्रिया से बचने के लिए ऑनलाइन एक क्लिक में प्राइवेट कंपनियों की रुख कर दिया होगा कि उन्हें प्राइवेट कंपनियों से आसानी से क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अब ये गलत फहमी भी मैं आपकी दूर कर देता हूं।
भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अनुसार सरकारी कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 103% से भी ज्यादा है। मतलब ये कि उन्होंने जितना प्रीमियम लिया नहीं उससे ज्यादा के दावे का भुगतान किया। यानी 100 रुपए का प्रीमियम आया उनके पास कुल, तो 103 का उन्होंने भुगतान किया। जबकि प्राइवेट कंपनियों के क्लेम पास करने की दर सिर्फ 88% है। यानी 100 का उनके पास प्रीमियम आया तो मात्र 88 रुपए ही उन्होंने क्लेम यहां पर दिए। वैसे एक्सपर्ट के अनुसार क्लेम सेटलमेंट रेशियो की सही रेंज 80% से 100% के बीच होती है, जबकि 70% से कम रेशियो यह दिखाता है कि कंपनी ज्यादा दावे खारिज करती है। कोई बीमा क्यों लेता है? सिर्फ इसलिए कि कल को अगर कोई अनहोनी हो गई तो यही बीमा का पैसा उनके काम आएगा। ऐसे में अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर दे तब आपको क्या करना चाहिए, अब वो भी समझ लीजिए। सभी बीमा कंपनियों के पास एक शिकायत निपटाने वाला फोरम होता है। बीमा कंपनियां क्लेम खारिज करने की वजह बताती हैं, आप उस वजह को चुनौती दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी शिकायत लिखित रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। आप अपने दावे के साथ जरूरी कागजात भी लगाएं। बीमा कंपनी फोरम को आपकी शिकायत का जवाब 15 दिन में देना ही होगा। इसके अलावा आप IRDAI में भी जा सकते हैं। बीमा भरोसा .IRDAI.gov.in पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप complaints@irdai.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर 155255 या 180042544732 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप संबंधित कानूनी अधिकारी, जिनको ओम्बड्समैन कहा जाता है, उनके पास शिकायत लेकर जा सकते हैं। वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम खारिज करने की वजह से किसी की हत्या भी की जा सकती है? हुआ है ऐसा अमेरिका में। 4 दिसंबर को अमेरिका में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई जब न्यूयॉर्क के हिल्टन होटल में यूनाइटेड हेल्थ केयर के CEO ब्रायन थॉमसन की हत्या कर दी गई और आरोप 26 साल के एक युवक लुइगी मैंजियोनी पर लगा। इस हत्या के बाद दुनिया भर के मीडिया में कई थ्योरीज बताई गई, जिसके अनुसार लुइगी के अंदर अमेरिका की भ्रष्ट और अंदर ही अंदर सड़ चुकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि लुइगी ने यूनाइटेड हेल्थ केयर के CEO ब्रायन को जो गोलियां मारी, उसके शेल पर लिखा था डिनाई, डिपोज और डिफेंड, जिसका कनेक्शन बीमा कंपनियों पर लिखी गई एक किताब से निकाला गया। और यह किताब है डिले, डिनाई एंड डिफेंड, जो बीमा कंपनियों के भ्रष्टाचार पर आधारित है। और इसमें यह बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा क्लेम करने में किस तरह की आनाकानी करती। इसीलिए लुइगी ने भी लोगों की सेहत से ज्यादा अपने मुनाफे की चिंता करने वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रति गुस्सा दिखाया और अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के CEO की हत्या कर दी। हालांकि अपराध किसी समस्या का इलाज नहीं है और हम कहीं से भी किसी की भी हत्या को जस्टिफाइड नहीं करते। खैर, फिक्र में अब बात कटरा में मां वैष्णो देवी दरबार तक बनने जा रहे रोप वे प्रोजेक्ट की। इस खबर में आधुनिक विकास का मॉडल भी है और विकास के कारण लोगों की रोजी रोटी पर, आजीविका पर पड़ने वाला संकट भी है। इसको आपको थोड़ा ध्यान से निष्पक्ष होकर देखना पड़ेगा। आज हजारों लोग इस रोप वे प्रोजेक्ट के विरोध में उतर आए। कटरा में आज से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से 72 घंटों के बंद का ऐलान किया गया। इस बंद की वजह से मां वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कटरा और यात्रा मार्ग के दुकानदार, व्यापारी, पिट्ठू, पालकी और घोड़ा वालों के साथ सभी ऑटो चालक भी इस स्ट्राइक में शामिल हुए। आज कटरा में काफी हंगामा हुआ, पुलिस भी एक्शन में नजर आई। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के 18 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी है। पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये रोपवे प्रोजेक्ट है क्या। आपको सिलसिलेवार ये पूरी खबर समझाते हैं। ये रोपवे प्रोजेक्ट ताराकोट मार्ग से शुरू किया जा रहा है। 8 से 10 किलोमीटर लंबे रोपवे पर 250 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अभी वैष्णो देवी मंदिर तक कुल रास्ता लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद कटरा से सांझी तक की दूरी सिर्फ 6 मिनट में तय की जा सकेगी। अभी मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 6 से 7 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन रोपवे प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसके बाद सिर्फ 1 घंटा लगेगा और मंदिर तक पहुंच सकेंगे। स्थानीय दुकानदार और दूसरे व्यवसायी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उनकी क्या नाराजगी है, अब वो समझाता हूं मैं आपको। दुकानदारों का तर्क है कि रोपवे बनने के बाद उनके व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा।
यात्रा के मार्ग में पिट्ठू और पालकी वालों की तादाद 10 से 12 हजार है और रोपवे बनने के बाद उनके व्यवसाय पर बड़ा असर पड़ेगा। उनका कहना है कि वो हर रोज 1000 से 2000 कमाते हैं, लेकिन रोपवे बनने के बाद कोई उनकी सेवाएं नहीं लेगा। मंदिर ट्रैक तक 2000 से 2500 दुकानों की कमाई कम हो जाएगी। इसके अलावा यात्रा मार्ग में पड़ने वाले बाण गंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी और सांझी छत जैसे स्थलों की रौनक घट जाएगी, क्योंकि मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले भक्त यहां भी रुकते हैं। और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि जब तक रोपवे प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद नहीं हो जाता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। जबकि श्राइन बोर्ड का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का फायदा बुजुर्गों को, विकलांगों को और बच्चों को होगा, यानी वो लोग जिनको इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन यह भी सच है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले ज्यादातर लोग केबल गाड़ी की सेवाएं भी लेना चाहेंगे। इससे रोपवे मार्ग में हजारों दुकानदारों और पिट्ठू पालकी वालों की कमाई पर असर पड़ना लाजमी है। आज कटरा में क्या हालात थे, इस पर आप एक न्यूज रील देखिए। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा 72 घंटे की कटरा बंद की कॉल दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये रोपवे तो हमारे लिए कैंसर की बीमारी है। बाणगंगा, चरणपाद का, अर्धकुंवारी, ये जो हमारी आस्था है, आप इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। सरकार जुल्म कर रही है, हम लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। भाई साहब, जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलते हैं हाथ जोड़ के हमारा साथ दीजिए, गंदो लाठी लगने देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, गंदो लाठी लगने देंगे। भाई साहब, हमारी बदकिस्मती है कि प्रशासन दो भाग में है। एक तो एलजी प्रशासन है जिसके पास होम है, और दूसरी सरकार है जिसके पास पावर नहीं है। झूला लग रहा है, झूले का किराया रख देंगे 200 रुपया दिन या 250 रुपया रख देंगे अध को अद्धा। घोड़े पे कौन बैठेगा सर? हमारी जो पार्टी है ये कहती है सबका साथ, सबका विकास। कहाँ विकास हो रहा है सबका? उल्टा लाठीचार्ज कर रहे हैं। बोले इनका बस चल रही है, ट्रेन भी अपनी लगा दे यहाँ पे। ये बोले वहाँ से दिल्ली से ट्रेन लेके आओ, यहाँ श्राइन बोर्ड की वो जाएगी, माता के दर्शन करवाएगी और वापस लेके वापस चली जाएगी। तो दरअसल जनवरी 2023 में भारत सरकार ने पहाड़ी इलाकों को कनेक्ट करने के लिए पर्वतमाला प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, जिसके तहत 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 200 रोपवे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है। हालांकि सरकार का दावा है कि उनके पास 67,000 करोड़ रुपए में 360 रोपवेज का प्रपोजल आ चुका है। सरकार का तर्क है कि पहाड़ों को सुरक्षित रखने और प्रदूषण से बचाने के लिए ये रोपवे जरूरी है। दरअसल भारत की 22% जमीन पहाड़ी इलाकों में है और फिलहाल देश में सिर्फ 85 से 100 रोपवे हैं, और वो भी ज्यादातर मौज मस्ती के लिए, टूरिज्म के लिए, फिर या धार्मिक पर्यटन के लिए। लेकिन सरकार अब पहाड़ों में रोपवे को ट्रांसपोर्ट का महत्वपूर्ण साधन बनाना चाहती है। दरअसल रोपवे को पहाड़ी इलाकों में परिवहन के लिए सदाबहार समाधान के रूप में देखा जाता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइड और बारिश की बड़ी समस्या रहती है। इसे स्विट्जरलैंड के उदाहरण से समझिए। वहां पहाड़ों पर रोपवे यातायात का एक लोकप्रिय साधन है। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे से देश में करीब 2400 रोपवे, जबकि भारत में सिर्फ 85 से 100 रोपवे। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड में रोपवे पर चलने वाली केबल कार में एक बार 40 से 80 यात्री तक सफर कर सकते हैं, यानी ये लगभग किसी छोटी बस जैसा हो जाता है। जबकि भारत के केबल कार छोटी है भारत की, जिसमें 8 से 10 यात्री ही सफर करते हैं। इसलिए सरकार पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में बड़े पैमाने पर रोपवे बनाना चाहती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष लोगों की रोजी रोटी से, उनकी कमाई से, आजीविका से जुड़ा है। और भारत जैसे देश में जहां आबादी बहुत ज्यादा है और रोजगार के अवसर कम है, वहां सरकार को बैलेंस करना होगा, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। एक रोपवे ऐसा बनाना होगा जिसमें दोनों लोग सवार, ताकि विकास भी ना रुके और लोगों का रोजगार भी ना छीने। अब चलते हैं बांग्लादेश, जहां मोहम्मद यूनुस रोज भारत विरोध का नया अध्याय लिख रहे हैं। नफरत में चूर बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम इतना बढ़ चुका है कि उसे दुश्मन में ही अपना भविष्य दिखने लगा। अब तक तो दोनों देशों के नेताओं का मेल मिलाप चल रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश की सेना पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग लेगी। वो पाकिस्तानी आर्मी जो आतंकियों की ट्रेनर है, वो बांग्लादेश के सैनिकों को ट्रेन करेगी। भारत के लिए यह क्यों खतरे की घंटी है, इस रिपोर्ट में देखिए।
जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, खून बहाया, जिस पाकिस्तान की आर्मी से युद्ध लड़कर बांग्लादेश बना, अब उसी आर्मी के साथ 53 साल बाद बांग्लादेश का गठजोड़ हो गया है। 1971 में जिस जमीन से भारत ने पाकिस्तानी सेना को भगाया था, उस बांग्लादेश में उसकी फिर से एंट्री हो चुकी है। भारत के आगे सरेंडर करने वाली ये फौज पड़ोसी देश में नए सिरे से अपना रुतबा जमाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बांग्लादेश की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी 2025 में वहां पहुंचने वाली है। पहले चरण में यह ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट स्थित आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रीन कमांड मुख्यालय में होगी। यह कार्यक्रम 1 साल चलेगा। इसके बाद बांग्लादेश की सभी 10 सैन्य कमांड्स में पाकिस्तानी सेना प्रशिक्षण देगी। जनरल मिर्जा ने नवंबर में बांग्लादेश को यह प्रस्ताव भेजा था, जिसे बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने स्वीकार कर लिया। बांग्लादेश की पाकिस्तान परस्ती शेख हसीना की सरकार के बाद के बदले हुए हालात को उजागर करती है। इसे आप एक और तथ्य से समझ सकते हैं। फरवरी 2025 में कराची पोर्ट पर पाकिस्तानी नौसेना के साथ बांग्लादेश का युद्धाभ्यास होने वाला है। यह अभ्यास हर 2 साल में आयोजित होता है, लेकिन बांग्लादेश पिछले 15 सालों से इससे दूर रहा था। शेख हसीना के शासनकाल में पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य अभ्यास पर रोक थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यूनुस सरकार ने न केवल इस अभ्यास में शामिल होने की सहमति दी, बल्कि बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना के साथ साझा अभ्यास की तैयारी भी कर रही है। बांग्लादेश में वर्तमान बदलावों के पीछे पाकिस्तान की रणनीति नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना सरकार गिराने और अंतरिम सरकार बनाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अहम भूमिका निभाई थी। मतलब भारत के बेहद करीब अब बदनाम ISI और सेना का नया बेस होगा। शायद इसलिए बांग्लादेश में लंबे समय से सक्रिय पाकिस्तान परस्त ताकतें अब खुलकर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की ये चाल भारत के लिए सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी चुनौती बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।